हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज का हमारा सेशन रहेगा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। तो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं एचपी के जो 12 डिस्ट्रिक्ट है इनकी सीरीज़ को हम शुरू कर रहे हैं। इसमें हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे और उसके बाद जो इसके एमसीक्यूज़ है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को करेंगे। उसके बाद हम क्रम के अनुसार जो हमारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये जो सीरीज़ है ये 12 दिन की है, 12 घंटे की ये सीरीज़ है। तो सीरीज़ का नाम ही है 12 घंटे 12 दिन और 12 डिस्ट्रिक्ट। तो ये हमारी सीरीज़ है। तो आज से हम इसको शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा आने वाली वीडियो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो और आपने यदि किसी भी वीडियो को इससे पहले देखा नहीं है, इससे पहले हमने एक बार जो पूरे 12 डिस्ट्रिक्ट है जो एचपी के उनको कवर किया है। फिर से हम बिलासपुर से शुरू कर रहे हैं, मतलब कि एचपी के 12 डिस्ट्रिक्ट को फिर से कवर करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिलासपुर की। तो बिलासपुर का गठन कब हुआ दोस्तों? तो बिलासपुर के गठन की बात की जाए 1 जुलाई 1954 को इसका गठन हुआ। कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो कुल क्षेत्रफल है इसका 1167, मतलब कि 1167 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और जो कितना प्रतिशत है, 2.10% इसका क्षेत्रफल है। कुल जनसंख्या की बात की जाए दोस्तों तो 2011 की जनगणना के अनुसार 3,81,956 इसकी जनसंख्या है, जो प्रतिशत में काउंट की जाती है 5.56। जिला मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय इसका बिलासपुर में है। जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 327 है दोस्तों। लिंगानुपात की बात की जाए तो लिंगानुपात है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का 981 2011 की जनगणना के अनुसार। और साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है? तो 84.59 इसकी साक्षरता दर है। उसके बाद है दशकीय जनसंख्या वृद्धि। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी है? तो 2001 से 2010 के जो दशकीय जनसंख्या है वृद्धि उसमें कितना प्रतिशत है? तो ये देख लेते हैं हम। इसमें है 12.05% है। कुल गांव कितने हैं? तो कुल गांव है 1061। आबाद गांव की बात की जाए तो 956 है दोस्तों। ग्राम पंचायतों की बात की जाए तो 151 है। विकास खंड की बात की जाए तो 3 विकास खंड है। विधानसभा क्षेत्र 4 है। और शिशु लिंगानुपात ये मोस्ट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शिशु लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 900 है। ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो 2011 के अनुसार 3,56,930 है। और ये कितने प्रतिशत हुई? तो 93.43% हुई। तो इसमें से मोस्ट क्या है? एक तो गठन मोस्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्षेत्रफल पूछा जाता है, और आपसे जनसंख्या के बारे में पूछा जाता है, और लिंगानुपात के बारे में पूछा जाता है, साक्षरता दर के बारे में पूछा जाता है, और दशकीय वृद्धि दर, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर, और विकास खंड के बारे में पूछा जाता है, और शिशु लिंगानुपात के बारे में पूछा जाता है। ये मोस्ट है। अब देखते हैं हम बिलासपुर को मैप में। तो मैप में बिलासपुर कहाँ कहाँ पर है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिलासपुर में एक तो गोविंद सागर झील है, भाखड़ा बांध है, और इसका जो मुख्यालय है वो बिलासपुर में है। और कौन कौन से है? स्वारघाट आता है इसमें, नैना देवी आते हैं, यहाँ पे मंदिर है। और ये है बिलासपुर का मैप। इसकी क्या है कि आपका नॉर्थ में पड़ता है मंडी, और हमीरपुर आपका हमीरपुर पड़ता है आपका उत्तर पूर्व में आपका हमीरपुर पड़ता है। और बात की जाए उत्तर पश्चिम में आपका हमीरपुर पड़ता है। और उत्तर ऊना में की बात की जाए, आपकी जो पश्चिम का क्षेत्र है उसमें आपको ऊना पड़ता है। और जो यहाँ पर आपका पंजाब पड़ता है। और जो आपके पूर्व दक्षिण का जो क्षेत्र है यहाँ पर सोलन पड़ता है इसकी।
तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भौगोलिक स्थिति की। तो भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो बिलासपुर जिला हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दक्षिण पश्चिम में स्थित है, हिमाचल के दक्षिण पश्चिम में स्थित है बिलासपुर जिला। और इसकी बात की जाए तो उत्तरी अक्षांश है 31 डिग्री 12 मिनट से 30 सेकंड से लेके 31 डिग्री 35 मिनट से 45 सेकंड उत्तरी अक्षांश में है। जबकि आपका जो पूर्वी देशांतर है वो है 76 डिग्री से 23 मिनट से लेके 35 सेकंड तक से लेके 76 डिग्री से 55 मिनट लेके 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। बिलासपुर के पूर्व में मंडी है। पूर्व में क्या है? मंडी है। तो ये देखा हमने मैप में कि पूर्व में क्या है? मंडी है। और बात की जाए पूर्व में मंडी और सोलन है, यहाँ पर सोलन है। और दक्षिण में सोलन है। पश्चिम में पंजाब है। पश्चिम में क्या बात की हमने कि पश्चिम में पंजाब है। और जो आपका उत्तर में हमीरपुर है। उत्तर में क्या है? आपका हमीरपुर है। ये हमने थोड़ा गलत बताया, इसका ठीक कर लीजिए इसको कि उत्तर में क्या है? हमीरपुर है। बाउंड्रीज के बारे में पूछा जाता है। उत्तर में हमीरपुर और मंडी है। और उत्तर पश्चिम में ऊना है। उत्तर पश्चिम में क्या है? उत्तर पश्चिम में ऊना है। और सतलुज नदी बिलासपुर को दो भागों में बांटती है। तो सतलुज नदी है जो, ये सतलुज नदी है, ये सतलुज नदी है आपकी। तो बिलासपुर को ये दो भागों में बांटती है। आगे पहाड़ियाँ। तो पहाड़ियों की बात की जाए तो बिलासपुर को कहलूर के नाम से भी जाना जाता है। और सातधार कहलूर भी इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ 7 पहाड़ियाँ हैं। सबसे पहली पहाड़ी की बात की जाए तो नैना देवी सबसे पहली पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर नैना देवी जी का मंदिर है। कोट कहलूर का किला और फतेहपुर किला इसी पहाड़ी पर स्थित है। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये भी बन सकता है कि कोट कहलूर किला और फतेहपुर किला किस पहाड़ी पर है या किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और किस पहाड़ी पर है? नैना देवी पहाड़ी पर है। कोट पहाड़ी या धार की बात की जाए तो कोट धार में बरछेटू किला है। तो बरछेटू किले के बारे में पूछा जा चुका है HS 2003 में कि बरछेटू किला कहाँ पर है? कोट पहाड़ी या कोट धार में स्थित है। कहाँ पर? बिलासपुर में स्थित है। आगे है झंझियार धार। तो झंझियार धार की बात की जाए, इसमें सीरखट इसे दो भागों में बांटती है। जो झंझियार धार है इसे सीरखट दो भागों में बांटती है। यहाँ पर गुग्गा गहेड़वी और देवी भड़ोली का मंदिर है। तो यहाँ पर क्या है? एक गुग्गा गहेड़वी का मंदिर है और देवी भड़ोली माता का मंदिर यहाँ पर स्थित है। उसके बाद है त्यून धार की बात की जाए तो यहाँ पर त्यून किला भी है। पीर बियानू का मंदिर यहाँ पर स्थित है। सियून किला और नौरनगढ़ किला इसी धार पर स्थित है। इस पहाड़ी पर स्थित है ये सभी किले। पीर बियानू का मंदिर यहाँ पर स्थित है। सियून किला भी यहीं पर स्थित है और नौरनगढ़ का किला भी यहीं पर स्थित है त्यून धार में। बांदला धार की बात की जाए तो ये 17 किलोमीटर लंबी धार है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है लंबाई इसके बारे में। रतनपुर धार की बात की जाए, इस पहाड़ी पर रतनपुर किला है जिसमें डेविड ऑक्टरलॉनी ने गोरखा कमांडर अरुण सिंह थापा को हराया था। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम, जैसे आपका बड़े लेवल का जो एग्जाम होता है HS के लिए या अलाइड के लेवल का जो एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है कि डेविड ऑक्टरलॉनी ने गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को किस पहाड़ी धार में या किस डिस्ट्रिक्ट में हराया? तो रतनपुर पहाड़ी धार में हराया। तो कहाँ पर स्थित है? जो आपकी बिलासपुर में स्थित है। बहादुरपुर धार की बात की जाए तो यहाँ पर बहादुरपुर किला स्थित है जो 1980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये किला होने का कारण ये विशाल बिलासपुर का सबसे ऊंचा स्थान भी है और 119 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ये बिलासपुर का सबसे ऊंचा स्थान भी माना गया है। बहादुरपुर किला किसने बनवाया? तो राजा विजय चंद का ग्रीष्मकालीन आवास था ये बहादुरपुर किला, और इन्हीं के द्वारा इसे बनाया गया। नदियों की बात की जाए तो सतलुज नदी बिलासपुर में बहती है। सतलुज नदी दो भागों में बांटती है बिलासपुर को। सतलुज नदी कसोल से बिलासपुर में प्रवेश करती है। तो कहाँ से? कसोल से बिलासपुर में प्रवेश करती है।
तो बहादुरपुर का किला दोस्तों ये विजय चंद के द्वारा ग्रीष्मकालीन आवास था और इनके द्वारा बनाया गया था। और मंडी बात की जाए तो सतलुज नदी कसोल से बिलासपुर में प्रवेश करती है। मंडी से और नैला गांव से बिलासपुर को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। तो ये मंडी से और नैला गांव भाखड़ा से बिलासपुर को छोड़कर ये कहाँ पर पंजाब में प्रवेश करती है। बिलासपुर जिले में अलीखड़, गंबर, सीरखड़, सतलुज की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो ये सहायक नदियाँ आपने ध्यान रखनी है कि किसकी सहायक नदियाँ हैं। सतलुज की सहायक नदियाँ अलीखड़, सीरखड़, सतलुज की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कहाँ पर? बिलासपुर में। सीरखड़ की बात की जाए दोस्तों तो सीरखड़ सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये भी आपने ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। सीरखड़ सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सीरखड़ में बालघर के पास सुकर खड्ड मिलती है। तो बालघर के पास क्या है? सुकर खड्ड मिलती है। सुकर खड्ड भी आपकी सतलुज की ही सहायक नदी होगी। सीरखड़ की बात की जाए तो हटवार से बिलासपुर में प्रवेश करती है और शहरी के पास सतलुज में मिलती है। तो ये हटवार नामक एक स्थान है बिलासपुर में जहाँ से ये प्रवेश करती है बिलासपुर में और शहरी के पास सतलुज नदी में मिल जाती है। आगे है गंबर खड्ड। गंबर खड्ड की बात की जाए तो शिमला के तारादेवी जिले से निकलकर नहरी गांव से बिलासपुर में प्रवेश करती है। नहरी गांव है एक, वहां से बिलासपुर में ये प्रवेश करती है। डगराना के पास गंबर खड्ड सतलुज में मिलती है। तो डगराना एक स्थान है बिलासपुर में, वहां पर ये सतलुज में एंटर करती है। उसके बाद है अलीखड़। अलीखड़ सोलन के अर्की से निकलकर कोठीहार निकलकर अर्की के मगुगियाना के साथ मगुगियाना से निकलती है। कोटी हरार से बिलासपुर में प्रवेश करती है और अलीखड़ बैरी घाट के पास सतलुज में मिलती है। तो कहाँ पर मिलती है? बैरी घाट के पास सतलुज में मिलती है। आगे है बिलासपुर के टैंक या टोबा जिसे कहा जाता है। तो टैंक बिलासपुर के टैंक के लिए प्रसिद्ध, जिसे स्थानीय भाषा में टोबा भी कहते थे। तो जगत खाना टैंक की बात की जाए, इस टैंक का निर्माण 1874 ईस्वी में राजा हीराचंद ने किया। इस समय क्या होता, भीषण अकाल पड़ा था तो इसके दौरान इस टैंक का निर्माण किया गया। स्वारघाट टैंक की बात की जाए तो इस टैंक का निर्माण 1874 ईस्वी में राजा हीराचंद ने किया। टैंक संगवाना की बात की जाए, संगवाना की बात की जाए तो इस टैंक का निर्माण राजा विजय चंद ने किया। इसके अलावा बिलासपुर में टैंक कुशोल, टैंक जमथाल, टैंक रिवाल्सर और टैंक नैना देवी भी स्थित है। तो 3 टैंक आपने महत्वपूर्ण ये ध्यान में रखने हैं और किस राजा के द्वारा बनाए गए ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है जलप्रपात या चश्मे। चश्मे की बात की जाए तो बस्सी और ददरान 2 चश्मे हैं बिलासपुर में। बस्सी और ददरान मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे है झील लेक्स की बात की जाए तो गोविंद सागर झील है हिमाचल प्रदेश की और सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और मैक्सिमम टाइम ये सभी एग्जामों में देखने को मिलता है क्वेश्चन। इस झील का निर्माण सतलुज नदी के पानी से हुआ। सतलुज नदी के पानी से इस झील का निर्माण हुआ। भाखड़ा बांध इसी नदी पर बना है। तो भाखड़ा बांध सतलुज नदी के ऊपर बना है। इस झील का क्षेत्रफल कितना है? तो 168 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। भाखड़ा बांध की आधारशिला, आधारशिला की बात की जाए तो इसका जो नींव है वो कब रखी गई? तो 1955 में इसकी नींव रखी गई। किसने रखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी। इस बांध की ऊंचाई कितनी है? तो 225 मीटर है दोस्तों, 225 मीटर ध्यान में रखना है आपने, 225 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह बांध 1963 में बनकर तैयार हुआ और गोविंद सागर झील में बिलासपुर जिले की कितने गांव समाये? तो 256 गांव जलमग्न हो गए। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में कि जब आपका गोविंद सागर झील बन रही थी तो उस समय बिलासपुर के कितने गांव उसमें समाये? तो कितने गांव? 256 गांव इसमें समाये। आगे है घाटियां। घाटियों की बात की जाए, चोटियों की बात की जाए तो जिला बिलासपुर की 3 प्रमुख चोटियां हैं। सबसे पहले है सतलुज घाटी, चैंतो घाटी, चैंतो घाटी के बारे में काफी पूछा गया है, और दामी घाटी। ये मोस्ट घाटियां हैं, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चैंतो घाटी कहाँ पर स्थित है या दामी घाटी कहाँ पर स्थित है। बहादुरपुर और बांदला घाटी के मध्य स्थित है ये दामी घाटी। इतिहास की बात करेंगे, हम हिस्ट्री की बात करेंगे बिलासपुर की, तो कलूर रियासत की स्थापना किसने की ये हम देखेंगे। सबसे पहले कलूर रियासत की स्थापना बिलासपुर फास्ट एंड प्रेजेंट बिलासपुर गजेटियर और गणेश सिंह की पुस्तक चंद्रवंश विलास और शशिवंश विनोद से पुष्टि होती है कि कलूर रियासत की नींव बीरचंद ने 697 ईस्वी में रखी। जबकि डॉक्टर हची सन
एंड बोगल की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट के अनुसार बीरचंद ने 900 ईस्वी में कल्लू रियासत की स्थापना की। अब बात करेंगे हम शशि वंश विनोद को बिलासपुर के राजा हीराचंद के समय में रचा। तो शशि वंश जो विनोद है, इसकी चंद्रवंश विलास की जो रचना है, ये किसके समय में रचा गया? राजा हीराचंद के समय में रचा गया। बीरचंद चंदेल बुंदेलखंड चंदेरी के चंदेल राजपूत थे। तो बीरचंद कहाँ के थे? तो बीरचंद चंदेल बुंदेलखंड मध्य प्रदेश चंदेरी के चंदेल राजपूत थे। ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि बीरचंद किस कहाँ से संबंधित थे? तो ये बुंदेलखंड मध्य प्रदेश से संबंधित थे। और किस राजपूत ये चंदेरी के चंदेल राजपूत थे, चंदेल थे ये। बीरचंद के पिता हरिचंद के 5 पुत्र थे। तो बीरचंद के पिता थे उनके हरिचंद था इनका पिता। इनके पुत्र कितने थे? 5 थे। बीरचंद ने सतलुज पार कर सर्वप्रथम रोहन ठाकुर को हराकर किला स्थापित किया, जो बाद में कोट कलूर कहलाया। तो किसको हराया? बीरचंद ने रोहन ठाकुर को हराकर किला स्थापित किया, जो बाद में कोट कलूर किला कहलाया। बीरचंद ने नैना गुज्जर के आग्रह पर नैना देवी मंदिर की स्थापना की। तो नैना गुज्जर था एक, उसके आग्रह पर इन्होंने नैना देवी की स्थापना की। उसके नीचे अपनी राजधानी बनाई, और उसी के नीचे इन्होंने क्या बनाई? अपनी राजधानी बनाई बीरचंद ने। पौराणिक कथाओं के अनुसार नैना देवी में सती के नैन गिरे थे। राजा बीरचंद ने 12 ठकुराइयाँ, जिसमें 12 ठकुराइयों में बाबल, कुनिहार, बेजी, धामी, क्योंथल, कुठाड़, जुब्बल, बगाट, भज्जी, महलोग, मांगल, बलसन को अपने नियंत्रण में लिया था। किसने? राजा बीरचंद ने। कालाचंद की बात की जाए तो कालाचंद के पुत्र अजय चंद ने हंडूर रियासत की स्थापना की। तो हंडूर रियासत की स्थापना किसने की? कालाचंद के पुत्र हुए अजय चंद ने हंडूर रियासत की स्थापना की, जो बाद में नालागढ़ के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। मेघचंद की बात की जाए तो मेघचंद को उसके कठोर बर्ताव के कारण जनता ने राज्य छोड़ने के लिए मजबूर किया। मेघचंद ने कुल्लू रियासत में शरण ली और इल्तुतमिश की सहायता से पुनः गद्दी पर प्राप्त की। तो इल्तुतमिश के समय में ये राजा थे मेघचंद। अभिचंद की बात की जाए, अभीसचंद की बात की जाए, अभीसचंद की बात की जाए तो सिकंदर लोदी का समकालीन था ये। उसने तातर खान को युद्ध में हराया था। संपूर्ण चंद की बात की जाए तो संपूर्ण चंद को उसके भाई रतन चंद ने मरवा दिया। ज्ञानचंद की बात की जाए तो ज्ञानचंद के शासनकाल में कुल्लू रियासत मुगलों के अधीन थी। तो एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि किसके समय जो कुल्लू रियासत थी वो मुगलों के अधीन थी? तो ये ज्ञानचंद के शासनकाल में जो आपकी कुल्लू रियासत थी वो मुगलों के अधीन थी। ज्ञानचंद अकबर का समकालीन था। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ज्ञानचंद किसका समकालीन था? अकबर का समकालीन था। ज्ञानचंद ने सरहिंद के मुगल वायसराय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म को अपनाया। ज्ञानचंद का मकबरा आज भी कीरतपुर पंजाब में स्थित है। तो ज्ञानचंद का मकबरा कहाँ पर स्थित है? कीरतपुर पंजाब में स्थित है। ज्ञानचंद के 3 बेटों में से 2 ने, राम और भीम, इस्लाम धर्म, जबकि भीखचंद ने क्या किया? भीखचंद ने हिंदू धर्म को अपनाया। भीखचंद की बात करें हम तो भीखचंद 1600 ईस्वी में इसका समय रहा। भीखचंद ने 1600 ईस्वी के आसपास नैना देवी कोटकुलूर में अपनी राजधानी बदलकर सुहानी की। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि किस राजा ने कोटकुलूर से अपनी राजधानी बदलकर सुनहानी कर दी? तो किसने की? भीखचंद ने की। कब की? 1600 ईस्वी के आसपास। उसके बाद हमारे पास आता है कल्याणचंद। कल्याणचंद की बात की जाए तो कल्याणचंद ने हंडूर रियासत की सीमा पर एक किले का निर्माण कराया, जिसके कारण दोनों रियासतों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हंडूर के राजा की मृत्यु हुई। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हंडूर रियासत की सीमा पर एक किले का निर्माण किसने करवाया? तो कल्याणचंद ने करवाया, और जिसके कारण दोनों रियासतों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें हंडूर के राजा की मृत्यु होगी। उसके बाद आते हैं हमारे पास दीपचंद। दीपचंद काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। दीपचंद का समय रहा 1650 से लेके 1667 तक के बीच का इनका समय रहा दीपचंद का। दीपचंद ने 1664 में अपनी राजधानी सुनहानी से बदलकर ब्यास गुफा के पास ब्यासपुर
जिसे बाद में बिलासपुर में स्थानांतरित की। बिलासपुर शहर की स्थापना दीपचंद चंदेल ने की। तो बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की? मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है आपने कि बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की? आपके 1664 ईस्वी में दीप चंदेल ने की। दीपचंद ने धौलारा महल का निर्माण किया। दीपचंद ने राजा को जयदेव और राणा को राम और मियाँ को जय जय जैसे अभिवादन प्रथा शुरू कराई। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम, या पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन कि राजा को जयदेव या राणा को राम राम और मियाँ को जय जय, इनमें से पूछा गया। राजा को जयदेवा किसने कहा? तो ये कहा दीपचंद ने। राजा दीपचंद को नतौन में 1687 में कांगड़ा के राजा ने भोजन में विष देकर मरवा दिया। तो किसने मरवाया इन्हें? कांगड़ा के राजा ने भोजन में विष देकर मरवा दिया। उसके बाद हमारे पास जो राजा आते हैं वो आते हैं भीमचंद। भीमचंद का भी काफी योगदान है बिलासपुर में। तो 1667 ईस्वी से लेके 1712 ईस्वी का समय जो रहा वो भीमचंद का रहा। बिलासपुर के राजा भीमचंद लगभग 20 वर्षों तक गुरु गोविंद सिंह के साथ परस्पर युद्ध में व्यस्त रहे। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया कि 1682 ईस्वी में कोल्हार की यात्रा की। तो ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह ने बिलासपुर की यात्रा कब की? तो 1682 ईस्वी में की। और उस समय राजा कौन था? तो भीमचंद उस समय राजा था। कोल्हार का राजा 1886 ईस्वी में बघानी साहिब के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह से पराजित हुआ। तो बघानी साहिब का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच में ये हुआ। दोनों के बीच उस 1682 से लेकर 1685 ईस्वी में, 1686 ईस्वी में और 1700 ईस्वी के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें हर बार भीमचंद पराजित हुआ। दोनों के बीच 1617 ईस्वी में संधि हुई और गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद ने 1667 ईस्वी में नौदान में मुगलों की सेना को पराजित किया। भीमचंद की मृत्यु कब हुई? तो 1712 ईस्वी में इनकी मृत्यु होगी। उसके बाद हमारे पास जो राजा आता है वो आता है अजमेर चंद। अजमेर चंद की बात की जाए तो इनका समय रहा दोस्तों 1712 ईस्वी से लेके 1741 ईस्वी के बीच में जो समय रहा वो अजमेर चंद का रहा। अजमेर चंद ने हंडोर की सीमा पर अजमेरगढ़ किला बनवाया। तो अजमेरगढ़ किला किसने बनवाया? अजमेर चंद ने हंडोर की सीमा पर बनाया। उसके बाद हमारे पास जो राजा आता है वो देवी चंद आता है। देवी चंद की बात की है 1741 से लेके 78 तक का समय इनके पास रहा। राजा देवी चंद ने हिंडूर रियासत के राजा मानचंद और उसके पुत्र की मृत्यु के बाद जनता के आग्रह पर स्वयं गद्दी पर ना बैठकर गजे सिंह हंडोरिया को राजा बनाया। तो स्वयं ये गद्दी पर न बैठे और इन्होंने गजे सिंह हिंडोरिया को राजा बनाया। देवी चंद ने 1751 में घमंड चंद को युद्ध में सहायता की। घमंड चंद की युद्ध में सहायता की। देवीचंद नादिर शाह का समकालीन था। तो नादिर शाह का समकालीन कौन था? तो देवीचंद था। देवीचंद ने हिंदूर के राजा विजय सिंह को रामगढ़ दुर्ग दे दिया। तो देवीचंद को नादिर शाह ने बंदी बनाया। बाद में क्या किया? देवीचंद को ही, ये समकालीन था नादिर शाह का, और बाद में नादिर शाह ने इसे बंदी बना लिया, कैद कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो राजा आता है महान चंद। बिलासपुर सबसे लंबी अवधि तक जो शासन किया वो किसने किया? तो महान चंद ने किया। समय की बात की जाए तो 1778 लेके 1824 ईस्वी तक का समय इनका रहा महान चंद का। 46 वर्षों तक इन्होंने शासन किया बिलासपुर पर। बिलासपुर के राजा महान चंद ने नाबालिग होने के साथ साथ रामू वजीर ने प्रशासन पर नियंत्रण रखा। रामू वजीर को 1783 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद 1790 ईस्वी तक 12 ठकुराइयों ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। संसार चंद जो ने क्या किया? 1795 में बिलासपुर पर आक्रमण किया। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि संसार चंद ने बिलासपुर पर आक्रमण कब किया? 1795 ईस्वी में किया इन्होंने, जिसमें सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश की मृत्यु हुई। तो इसमें क्या हुआ? धर्म प्रकाश की मृत्यु की, जो सिरमौर के राजा थे। संसार चंद ने बिलासपुर के जंजियारदार पर छातीपुर किले का निर्माण किया। तो संसार चंद ने ही जंजियारदार है जो उस पर छातीपुर किले का निर्माण किया। मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से। बिलासपुर के राजा महानचंद ने 1803 ईस्वी में गोरखों से सहयोग मांगा, जिसके बाद 1805 ईस्वी में गोरखों ने संसार चंद को पराजित किया।
बिलासपुर 1803 ईस्वी से 1814 ईस्वी तक गोरखों के अधीन रहा। ब्रिटिश जनरल डेविड ऑक्टरलोनी ने अमर सिंह थापा को बिलासपुर के रतनपुर किले में पराजित किया। बिलासपुर 6 मार्च 1815 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया और 1819 ईस्वी में देसा सिंह मजीठिया ने बिलासपुर पर आक्रमण किया। सन 1818 ईस्वी में संसारू वजीर को राजा ने नौकरी से निकाल दिया। खड़गचंद, इसके बाद हमारे पास शासक राजा आते हैं। खड़गचंद की बात की जाए, खड़गचंद के शासन काल को बिलासपुर रियासत के इतिहास में काला युग के नाम से जाना जा सकता है, तो जाना जाता है। ये मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से। खड़गचंद निसंतान मर गए। उनकी मौत के बाद उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ। संसारू वजीर की मृत्यु के बाद 1832 में उनका पुत्र विशन सिंह वजीर बना। रसल क्लार्क उस समय अंबाला का पॉलिटिकल एजेंट था। उसके बाद हमारे पास आते हैं राजा जगत संत। मियाँ जंगी को खड़गचंद की मृत्यु के बाद प्रशासन का कामकाज सौंपा गया। खड़गचंद की मृत्यु के बाद उसके चाचा जगत चंद को राजा बनाया गया। राजा जगत चंद के इकलौते पुत्र नरपत चंद को 1844 ईस्वी में मृत्यु के बाद राजा जगत चंद अपने पोते हीरा चंद को गद्दी सौंपकर वृंदावन चले गए और जहां 1857 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद आते हैं हीराचंद। हीराचंद की बात की जाए दोस्तों, तो हीराचंद 1857 से लेकर 1882 ईस्वी में हीराचंद ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की। तो किसने अंग्रेजों की सहायता की 1857 के विद्रोह में? हीराचंद के शासनकाल को बिलासपुर रियासत के इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो ये मोस्ट है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखना आपने कि स्वर्ण काल के नाम से बिलासपुर रियासत के इतिहास को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो हीराचंद के शासनकाल को जाना जाता है। मियाँ भंगी पुरगनिया हीराचंद के समय बिलासपुर रियासत के वजीर थे। तो ये पूछा जा सकता है कि हीराचंद के समय बिलासपुर रियासत के वजीर कौन थे? तो मीरा पुरगनिया हीराचंद ने 1874 ईस्वी में अपने जगत खाना और स्वारगढ़ के टैंक का निर्माण करवाया। हीराचंद ने सर्वप्रथम बिलासपुर में भी भू राजस्व सुधार किए। हीराचंद की 1882 ईस्वी में मोहाली नामक स्थान पर मृत्यु हुई। हीराचंद के समय में भूमि कर का कुछ भाग नकदी में और कुछ भाग उपज के रूप में दिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्वेश्चन एग्जाम में, तो ध्यान में रखना है इसको। वर्ष 1863 ईस्वी में फसल का भाग जो भूमि कर के रूप में लिया जाता था वह पैदावार का तीसरा हिस्सा था। तो किसके समय में ये हुआ? इतिहास में हीराचंद के समय में हुआ। उसके बाद आते हैं अमरचंद। अमरचंद के शासनकाल में बिलासपुर में घेरडवी में जुग्गा आंदोलन हुआ। तो जुग्गा आंदोलन किसके समय में हुआ? उस समय कौन राजा थे? तो अमरचंद बिलासपुर के राजा थे। कब हुआ? 1885 ईस्वी में के रियासत के अभिलेख देवनागरी लिपि में रखने पर कामकाज देवनागरी लिपि में करने के आदेश पारित हुए। इनके कार्यकाल में बिलासपुर में दुम आंदोलन हुआ। दुम आंदोलन भी अमरचंद के काल में हुआ था। उसके बाद है विजय चंद ने बिलासपुर में 1900 में रंगमहल का निर्माण किया। विजय चंद ने कोर्ट फीस जुडिशनरी स्टाम्प शुरू करने के अलावा बिलासपुर शहर में पानी की सप्लाई शुरू की। बहादुरपुर को उन्होंने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। उनके शासनकाल में अमर सिंह वजीर थे। तो वजीर उनके शासनकाल में कौन थे? तो अमर सिंह थे। प्रथम विश्व युद्ध कब की बात की जाए तो 1914 से 18 में विजय चंद ने अंग्रेजों का साथ दिया। विजय चंद ने अपनी रियासत का प्रशासन ब्रिटिश मॉडल पर करने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिला। वर्ष 1903 के आसपास विजय चंद को बिलासपुर रियासत में निर्वासित कर बनारस में रहने का हुक्म दिया। राजा को प्रथम विश्व युद्ध में सहायता के लिए अंग्रेजों ने KCF, जिसे नाइटहुड कहते थे, मेजर की मादन उपाधि प्रदान की। 1931 में बनारस में विजय चंद की मृत्यु हो गई। तो विजय चंद की कब मृत्यु हुई? 1931 ईस्वी में। 1909 से 1918 के बीच में मियाँ दुर्ग सिंह राज्य का वजीर बना। उसके बाद इंदर सिंह और हरदयालाल सिंह वजीर बने। उसके बाद हमारे पास आते हैं आनंद चंद। आनंद चंद महात्मा गांधी के शिष्य थे। आनंद चंद बिलासपुर रियासत के अंतिम शासक थे। बिलासपुर को भारत में विलय का वह विरोध करते थे। अंतिम शासक आनंद चंद थे बिलासपुर के रियासत के।
और महात्मा गांधी की ये शिष्य थे। स्वतंत्र अस्तित्व के पक्षधर थे ये। बिलासपुर को 9 अक्टूबर 1948 को गृह श्रेणी का राज्य बनाया गया। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बिलासपुर को कब गृह श्रेणी का राज्य बनाया गया, तो 9 अक्टूबर 1948 को। 12 अक्टूबर को बिलासपुर 12 अक्टूबर को आनंद चंद को बिलासपुर का पहला मुख्य आयुक्त बना, और बाद में 2 अप्रैल 1949 को श्रीचंद छाबड़ा बिलासपुर के दूसरे मुख्य आयुक्त बने। बिलासपुर को 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश के 5वें जिले के रूप में विलय कर दिया गया। राजा आनंद चंद लोकसभा में निर्विरोध चुने गए। वहाँ 1957 ईस्वी में मीरपुर हिमाचल प्रदेश था। 1964 ईस्वी में बिहार के राज्यसभा में भी चुने गए थे। अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो दियोली बिलासपुर में एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट मछली पालन प्रजनन फार्म है, जो 1962 में स्थापित की गई। बरमाणा बिलासपुर में एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री है, और स्वारघाट में पशु रोग नियंत्रण कक्ष है। बिलासपुर में 1944 में पहला बैंक ऑफ बिलासपुर की स्थापना की गई। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारी बैंक की पहली शाखा बिलासपुर में कब स्थापित की गई, तो 1956 में स्थापित की गई। कोटीपुर बिलासपुर में पशु प्रजनन केंद्र है, तो कोटीपुर में क्या है, बिलासपुर में पशु प्रजनन केंद्र है। रघुनाथपुरा में बेरोजगार की फैक्ट्री है, और बरठी में नवोदय स्कूल है। बिलासपुर में कंदरौर एशिया का सबसे ऊंचा पुल है। कंदरौर पुल जो है, जो एशिया का सबसे ऊंचा पुल है। कितना इसका कब बना, 1959 में बना। उससे 64 के बीच में यह सतलुज नदी पर बना। इसकी ऊंचाई कितनी है, 80 मीटर इसकी ऊंचाई है। बिलासपुर में लापड़ पुल भी है, जिसका समय निर्मित हुआ 1960 से 64 के बीच में। गम्बर पुल है, गागस पुल है। NH 21 पर अलीगढ़ के रूप में बना, तो NH 21 है जो गागस पुल, ये अलीगढ़ के ऊपर बना है। मेले की बात की जाए तो शाहतलाई में बाबा बालकनाथ का मंदिर स्थित है। गुग्गा बटेट में गुग्गा मंदिर है। बिलासपुर में गोपाल मंदिर है, मुरली मनोहर है, और रंगनाथ मंदिर भी स्थित है। दौलरा में नरसिंह मंदिर है। पीर पियानू में लखदाता मंदिर है। नैना देवी में स्थित है। नलवाड़ी मेले की बात की जाए तो 1959 में ये डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने शुरू किया। यह मेला पशुओं का मेला है, जो अप्रैल माह में लगता है। नलवाड़ी मेला पहले साडू मैदान में लगता था, पर बाद में बाखड़ा बांध बनने के बाद ये लुहणू मैदान में लगता है। गुग्गा मेला गहेड़वी में लगता है। बैसाख मेला हटवार में लगता है। नगरोल में गुग्गा नवमी मेला लगता है दोस्तों। जनसांख्यिकीय आंकड़े की बात की जाए तो बिलासपुर की जनसंख्या, जिले की जनसंख्या 901 ईस्वी में कितनी थी, 90,873 थी, से बढ़कर 1951 में इसमें 1,26,099 हो गई। और बात की जाए लिंगानुपात कितना है, तो 2011 में बिलासपुर का 981 दर्ज किया गया, याद रखना है अपने। जिले का स्थानीय क्षेत्रफल के हिसाब से बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 1167 वर्ग किलोमीटर है, जो 2.10% है। बिलासपुर जिले की जनसंख्या 10वें स्थान पर है, जिलों में 10वें स्थान पर है, और दशकीय वृद्धि दर में ये 8वें स्थान पर है। बिलासपुर नगर की स्थापना किसने की, दीप चंदेल ने की। मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा चुका है, क्लर्क एग्जाम 2007 में। व्यास गुफा किस जिले में स्थित है, बिलासपुर में स्थित है। पूछा गया क्वेश्चन है, ग श्रेणी के राज्य बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ, तो कब हुआ, 1 जुलाई 1954 में। बहादुरगढ़ किला बिलासपुर के किस राजा की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, विजय चंद की राजधानी थी ये। 1 जुलाई 1954 में किस भाग में सी राज्य का हिमाचल प्रदेश में विलय किया गया, बिलासपुर का। हिमाचल प्रदेश की किस देशी रियासत ने 1947 में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की जाने पर शुरू में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का प्रयास किया, तो किसने, बिलासपुर ने। भूतपूर्व बिलासपुर रियासत के कौन से शासक महात्मा गांधी के पक्के अनुयायी थे, आनंद चंद थे, जो अंतिम शासक भी थे।
बिलासपुर के संस्थापक राजा वीरचंद मध्य भारत के किस क्षेत्र से 90 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में आए? तो चंदेरी से, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश से ये आए। सन 1900 ईस्वी में बिलासपुर का रंगमहल का निर्माण किसने किया? तो विजय चंद ने रंगमहल का निर्माण किया। हिमाचल प्रदेश का कौन सा नगर प्राचीन समय में बिलासपुर कहलाता है? तो बिलासपुर। बरछेटू किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बिलासपुर में स्थित है। गुरु का लाहौर स्थित है, बिलासपुर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा रोपड़ रूपनगर से लगती है? तो बिलासपुर की सीमा लगती है। बरवाणा, कंदरौर, नैनादेवी, सातलाई, कुमारहट्टी, गेहड़वी, जंडूता स्थित कहाँ पर स्थित है? तो बिलासपुर में स्थित है। इनमें से एक भी दिया जाएगा तो भी पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर स्थित है। 1948 ईस्वी में 12 अक्टूबर को बिलासपुर का आखिरी राजा और पहला मुख्य आयुक्त कौन था? तो राजा आनंद चंद। बिलासपुर के विजय चंद ने किस भवन का निर्माण किया? रंगमहल का निर्माण किया। बिलासपुर के प्रजामंडल ने बिलासपुर में सत्याग्रह कब शुरू किया? तो कब किया? 1946 ईस्वी में किया। संसार चंद के आक्रमण से घबराकर पहाड़ी राजाओं ने किसकी अध्यक्षता में गोरखों को अपनी सहायता के लिए बुलाया? तो कलोर के राजा महानचंद ने अपनी सहायता के लिए बुलाया गोरखों को। स्वाधीन कलहूर दल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कलहूर राज्य राजा द्वारा स्थापित दल जिसे स्वतंत्रता आंदोलन को दबा सके, इसका यह मुख्य उद्देश्य था। बिलासपुर बैंक की स्थापना 1944 में हुई। एनसीसी की इकाई 1963 ईस्वी में स्थापित की गई बिलासपुर में। बिलासपुर के किस राजा ने के काल में कलूर और अन्य शिमला पहाड़ी रियासत मुगलों के संरक्षण में आ गई? तो ज्ञानचंद के समय में आई। आगे है कुछ क्वेश्चन। कलूर रियासत के किस राजा ने अपनी रियासत की राजधानी सुनहवानी से बिलासपुर की? तो दीपचंद ने की दोस्तों। आगे है क्वेश्चन। बिलासपुर के किस राजा ने अपनी रियासत का प्रशासन ब्रिटिश मॉडल पर करने की कोशिश की लेकिन उसे अपने कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिला? तो दीपचंद ने की। अक्टूबर 1948 में भारतीय संघ में विलय के बाद बिलासपुर पार्ट सी स्टेट का चीफ कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? आनंद चंद को नियुक्त किया गया। अंतिम शासक थे ये बिलासपुर रियासत के। राजा गुलाब सिंह का सेनापति जोरावर सिंह, जिसने 1834 से 41 ईस्वी में लद्दाख और बाल्टिस्तान पर आक्रमण किया, ये किस रियासत से संबंधित है? तो कुल्लूर रियासत से संबंधित थे। बिलासपुर रियासत में भूमि बंदोबस्त अभियान कब शुरू किया गया? तो 1930 ईस्वी में शुरू किया गया भूमि बंदोबस्त अभियान। बिलासपुर रियासत किस राजा ने भूमि कर का कुछ भाग नगदी में और कुछ उपज के रूप में लेना शुरू किया? तो हीराचंद ने किया। दोस्तों ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किस प्राचीन मनीषी की पूजा की जाती है? तो मार्कंडेय ऋषि की पूजा की जाती है। कलूर रियासत का कौन सा राजा निसंतान मर गया? तो उसकी मौत के बाद उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ, तो खड़गचंद निसंतान मरा। 1983 ईस्वी के आसपास जुग्गा आंदोलन, जिसमें कुछ किसानों ने आत्मदाह किया, किस रियासत में हुआ? तो जुग्गा आंदोलन कलहूर रियासत में हुआ। जोरावर सिंह को जम्मू के राजा गुलाब सिंह की सेना में था। उसने लद्दाख को जीता और तिब्बत पर आक्रमण किया। वह बिलासपुर जिले के किस गांव से संबंधित था? तो बदरूग से ये संबंधित था व्यक्ति। हिमाचल प्रदेश को किस रियासत का विलय स्वतंत्रता के पश्चात भारत में हुआ? तो बिलासपुर का हुआ। जब बिलासपुर रियासत के राजा खड़गचंद की निसंतान मृत्यु हो गई तो वहां का राजा किसे बनाया गया? तो मियाँ जंगी को यहाँ का राजा बनाया गया। बिलासपुर के राजा मेघचंद को अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त करने के लिए दिल्ली के किस सुल्तान से मदद लेनी पड़ी? तो इल्तुतमिश से इनको मदद लेनी पड़ी। बिलासपुर 1 जुलाई डैश तक भाग राज्य रहा? तो 1954 तक रहा। बिलासपुर का कौन सा राजा नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया? तो देवीचंद को बनाया गया था। बिलासपुर स्थानांतरण से पूर्व कलूर रियासत की राजधानी क्या थी? सुनहानी थी। किसने 1900 ईस्वी में कलूर राज्य की स्थापना की? तो वीरचंद ने की। बिलासपुर के निम्नलिखित राजाओं में से किसे राजा ने उसके अत्याचारी शासन के कारण रियासत छोड़ने को बाध्य कर दिया? तो ये किया मेघचंद को। रुक्मणी कुंड कहाँ पर स्थित है? तो बिलासपुर में स्थित है ये। भारत की स्वतंत्रता 1900
1947 के पास बिलासपुर रियासत का राजा कौन था? तो आनंद चंद यहाँ का राजा था। नैना देवी किस पहाड़ी रियासत की राजधानी थी? तो बिलासपुर की राजधानी थी दोस्तों। भाग श्रेणी का राज्य बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में कब सम्मिलित किया गया? तो ये किया गया 1 जुलाई 1954 को। किस देशी रियासत ने प्रारंभ में अंग्रेज राज्य के समाप्त हो जाने के समय भारतीय संघ में सम्मिलित होने से इनकार किया? तो बिलासपुर ने। 1954 में कौन सा जिला हिमाचल का 5वां जिला बना? तो बिलासपुर बना। सन 900 ईस्वी में अपनी स्थापना के समय बिलासपुर राज्य की मूल राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो कौन थी? नैना देवी थी। सन 1947 में अंग्रेजों के भारत छोड़ने पर बिलासपुर रियासत के शासक क्या करने की योजना बना रहे थे? बिलासपुर को एक स्वतंत्र देश घोषित करने की योजना बना रहे थे। बिलासपुर रियासत पर किस वंश का शासन था? तो चंदेल राजपूत का शासन था। स्वतंत्र प्राप्ति से लेकर 1 जुलाई 1954 तक बिलासपुर क्या क्या दर्जा था? भाग ग श्रेणी का राज्य था ये। बिलासपुर रियासत की राजधानी किस वर्ष कोट क्लोज से बिलासपुर स्थानांतरित की गई? 1664 ईस्वी में ये स्थानांतरित की गई। बिलासपुर के राजा को अंग्रेजों ने किस वर्ष सनद द्वारा सतलुज के दाहिने क्षेत्रों का उसका अधिकार पक्का कर दिया? तो अक्टूबर 1847 ईस्वी में यह किया गया। बिलासपुर रियासत में किस वर्ष भूमि बंदोबस्त अभियान चलाया गया? तो भूमि बंदोबस्त अभियान मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। कब किया गया? तो 1930 ईस्वी में किया गया। तो ये था दोस्तों आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। इसके हमने कुछ एमसीक्यू देखे जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।